पत्ती की संरचना इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। हम लोग आज पढ़ेंगे पत्ती की संरचना। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था पौधा के भाग, जिसमें मैंने पढ़ाया था प्रारोह भाग और रूट भाग। रूट के भाग मैंने बता दिया था। प्रारोह में हमने पढ़ा दिया था कि फूल किसे कहते हैं, फूल के कितने भाग होते हैं, और फल भी पढ़ा दिए थे। हमने बताया था कि फल 2 प्रकार के होते हैं। आप यदि वह वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख लेंगे। प्रारोह भाग में से ही हम पढ़ने जा रहे हैं पत्ती, जो इम्पोर्टेंट है। तना हम 11 में पढ़ते हैं। चलिए तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पत्ती की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। क्या होता है पत्ती, कैसे होता है पत्ती, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लें पत्ती यानी कि लीफ किसे कहते हैं, फिर हम पढ़ाएंगे पत्ती की संरचना। पहले हम जान लेते हैं पत्ती किसे कहते हैं, जिसको आप लीफ कहते हैं। व्हाट इज़ लीफ? लीफ क्या है? तो लीफ जो है, पत्ती जो है, पादप का वह भाग होता है जो चौड़ा होता है और तना से लगा हुआ होता है, तो उसी को हम कहते हैं पत्ती। हमें तो यहाँ पढ़ना था पत्ती की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। तो आइए, जो पत्ती की संरचना होता है, पत्ती की संरचना जो होता है वह 2 प्रकार का होता है। यानी कि पत्ती की संरचना, पत्ती की संरचना, तो पत्ती की जो संरचना होता है उसका बनावट कैसा होता है, उसी पर आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो पत्ती की संरचना 2 तरह का होता है। पत्ती की संरचना के प्रकार, जो पत्ती की संरचना के प्रकार होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो एक होता है बाह्य संरचना और एक होता है आंतरिक संरचना। एक बाह्य संरचना होता है और एक आंतरिक संरचना होता है। बाह्य संरचना को हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, और इसको बोलते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर। ये 2 तरह के संरचनाओं के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो हम सबसे पहले बाह्य संरचना का अध्ययन करेंगे, फिर हम आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे। तो आपका जो बाह्य संरचना होता है पत्ती की, वह पुनः 4 भाग में बटा होता है। कितने भागों में बटा होता है? 4 भागों में। 4 भाग में बटे होते हैं। इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो एक होता है पत्ती, जैसे कि आप एक डायग्राम देख लीजिए। सपोज करिए कि यह एक तना है और तना से एक पत्ती निकली हुई है।
ये मैंने पत्ती बनाने का प्रयास किया हुआ है। ये आपका तना है जिसको आप स्टेम कहते हैं। ये आपका लीफ है जिसके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो जो लीफ के 4 भाग होते हैं उसका हम अध्ययन करेंगे। तो पहला होता है पर्णधार। पर्णधार होता है जिसको हम अंग्रेजी में लीफ ऑफ बेस कहते हैं, जिसको हम बेस कहते हैं। दूसरा जो होता है पर्णफलक होता है। पर्णफलक होता है जिसको हम अंग्रेजी में लैमिना कहते हैं। दूसरा जो होता है सीरा होता है जिसको अंग्रेजी में वेन्स कहते हैं। और तीसरा जो होता है पर्णवृंत होता है जिसको हम अंग्रेजी में पेट्यूल्स कहते हैं। पेट्यूल्स। ये पत्ती के 4 भाग हैं। पहला पर्णधार जिसको हम अंग्रेजी में बेस कहते हैं। दूसरा पर्णफलक जिसको हम लैमिना कहते हैं। तीसरा जिसका नाम है सीरा जिसको हम वेन कहते हैं। और लास्ट है चौथा जिसको पर्णवृत्त पेट्यूल्स कहते हैं। आइए इस पत्ती के बारे में जान लेते हैं। जगह कम होने की वजह से हम यहाँ और पास से बना देते हैं। सपोज करिए कि यह तना है और तना ये पत्ती है। चलिए, तो ये पत्ती है और ये इसका तना है जिसको आप स्टेम कहते हैं। अब इसी पत्ती के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि पत्ती के कितने भाग हैं। तो आप लोगों ने देखा पत्ती के 4 भाग होते हैं। कौन कौन? पर्णधार, वेस कहते हैं जिसको हम। ये क्या है? ये जहाँ से पत्ती निकली है ये, तो यही है आपका लीफ बेस। ये पर्णधार है, यही पर्णधार है जहाँ से पत्ती निकली हुई होती है, जो तना से लगा होता है। कुछ पौधों में पत्तियाँ डायरेक्ट तना से ही लगी होती हैं, जैसे लेगुमिनेसी कुल में मटर देख लीजिए, मटर की पत्तियाँ तना से डायरेक्ट अटैच होती हैं। सभी लेगुमिनेसी में नहीं, मटर में। तो ये लीफ बेस है, यानी कि बेस का मतलब होता है आधार। जहाँ पर पत्तियाँ लगी होती हैं उसी को हम कहते हैं लीफ बेस। पर्ण आधार, लीफ माने पत्ती, बेस माने आधार। जहाँ पर पत्ती का आधार होता है, सभी का आधार नीचे ही होता है, तो इसका भी आधार नीचे ही होगा, तो पर्ण आधार कहेंगे। दूसरा आपका आता है पर्णफलक, जिसको आप कहते हैं लैमिला। तो ये जो पूरा भाग आप देख रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ये चौड़ा वाला भाग, ये जो वाला चौड़ा वाला भाग है, इसको हम कहते हैं पर्णफलक। जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं लैमिना। ये क्या होता है? पर्णफलक, जो पत्ती का चौड़ा भाग होता है उसी को हम कहते हैं पर्णफलक, लैमिना। सीरा, ये जो आप देख रहे हैं, इस यहाँ से लेके लीफ बेस से लेके और एपेक्स तक, इसको कहते हैं आप एपेक्स कहते हैं, जिसको आप
पर्णाग्र कहते हैं। जैसे कि आप पीपल का पत्ता देखे होंगे, पीपल का पत्ता में ये बहुत लंबा दिखता है एपेक्स। तो ये आप जहाँ से ये देख रहे हैं यहाँ तक एपेक्स तक, और ये लिप बेस से जो ये मध्य सिरा गया है, ये जो सिरा गया है ये मुख्य सिरा है, और इस सिरा से भी पतली पतली सिराएं निकली हुई हैं। इसी को हम कहते हैं वेन, यानी सिरा, वेन्स कहते हैं। ये जो है पत्तियों में पानी की आपूर्ति देता है, यानी कि पानी को पहुंचाने का काम करता है। और आप ये देखे होंगे कि मध्य सिरा, ये मध्य सिरा और ये साइड के सिरा सेकेंडरी सिरा बोलते हैं, वेन्स बोलते हैं। तो ये जो मध्य सिरा है, ये देखिएगा कि एक बीजपत्री पौधा में ये एपेक्स तक नहीं गया होता है, यानी कि पत्तियों को 2 बराबर भागों में नहीं बांटता है। जबकि द्विबीजपत्री होते हैं उसमें जो मध्य सिरा होता है, मिडिल वेन्स जो होता है, पत्ती को 2 बराबर भाग में बांट देता है और एकदम इधर से लेके यहाँ तक यानी आर पार गया होता है। और मध्य सिरा से कुछ और भी सहायक सिराएं यानी कि सेकेंडरी वेन्स भी बोल सकते हैं, सेकेंडरी वेन्स निकली होती हैं। तो द्विबीजपत्री पौधा होता है, जैसे कि आम, मैंने आपको पढ़ाया भी था, आम, लीची, ये सब द्विबीजपत्री पौधा हैं। और एक बीजपत्री पौधा जैसे कि आप देख ले, बजरा, मक्का, गेहूँ और धान, ये सब एक बीजपत्री पौधा हैं। जब मैंने आपको रूट पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था। अगला आता है पर्णवृत्त, जिसको आप पेटियोल्स कहते हैं। ये पेटियोल्स क्या होता है, ये कहाँ पाया जाता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं इस पत्ती से लेके यहाँ तक, यानी कि एक और हम डायग्राम बनाने का प्रयास करें कि सपोज करिए कि यह पीपल का पत्ता है, ये पीपल का पत्ता है। तो ये वाला भाग, जो ये वाला भाग देख रहे हैं, यही भाग कहलाता है पर्णवृत्त। यानी कि जो लीफ बेस होता है, जहाँ से तना से पत्तियाँ निकलती हैं, वहाँ से लेके और जो आपका पर्णफलक होता है, ये वाला भाग को मैंने बोला था पर्णफलक, पर्णफलक, जिसको मैंने कहा था लैमिना। और ये जो वाला भाग है, सपोज करिए कि तना है, ये तना है, तो यहाँ से जो निकली हुई है डंठल, इसी को हम कहते हैं पर्णवृत्त, पेटियोल्स। अब जो ये किनारे किनारे वाला भाग देखते हैं, ये साइड जो उभरा हुआ है, इसको आप कहते हैं मार्जिन। मार्जिन के नाम से जानते हैं, जिसको आप हिंदी में पर्णवृत्त कहते हैं, पर्णवृत्त कहते हैं। और इस तरीक़ा से हम लोग पत्ती की बाहरी संरचना का अध्ययन किया। एक बार और रिपीट कर लेते हैं। पत्ती की संरचना का मतलब होता है पत्ती की बनावट। पत्ती की बनावट जो होता है, एक आंतरिक होता है और एक बाह्य होता है। तो हम लोगों ने बाह्य का अध्ययन किया। इसके पुनः 4 भाग होते हैं। पर्णधार, जिसको लीफ बेस कहते हैं, पर्णफलक, जिसको लैमिना कहते हैं, सिरा, जिसको अंग्रेजी वेन कहते हैं, पर्णवृत्त, जिसको आप पेटियोल्स कहते हैं। पर्णधार क्या है, जैसे कि मैंने अभी बनाया इसको कि ये तना है, और तना से जहाँ से पत्तियाँ निकलती हैं उसी को कहते हैं हम पर्णधार, यानी कि लीफ बेस। क्योंकि बेस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पत्तियाँ वहीं से जुड़ी हैं, वहीं से लगी हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं लीफ बेस। पर्णफलक, जो चौड़ा पत्ती का जो भाग होता है, जैसे कि ये पूरा जो चौड़ा वाला भाग है, यही भाग को हम बोलते हैं पर्णफलक, जिसको आप अंग्रेजी में लैमिना के नाम से जानते हैं। सिरा, जो पत्ती के बीचों बीच यानी कि पर्णफलक के बीचों बीच जो दिखाई दे रहा है, मध्य भाग जो दिखाई दे रहा है,
उसी को कहते हैं हम सिरा। और मध्य सिरा से यानी जो बीच में है, जो मोटा है, उस सिरा से पतली पतली और भी सिराएं निकली हुई होती हैं जो जाल जैसे बनाती हैं द्विबीजपत्री पौधा में। ये पानी की आपूर्ति करती हैं। और पेट्रियोल्स मैंने बताया कि पर्णफलक और लीफ बेस के बीच में जो डंठल दिखाई देता है उसी को कहते हैं हम पेट्रियोल्स। मैं उम्मीद करूंगा कि ये पत्ती की बाह्य संरचना आपको बहुत अच्छा ढंग से समझ में आया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे पत्ती की आंतरिक संरचना। पत्ती की आंतरिक संरचना। पत्ती की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। ये आप पत्ती की संरचना पढ़ेंगे। मैंने अभी बताया था कि पत्ती के संरचना के दो भाग होते हैं, एक बाह्य संरचना और एक आंतरिक संरचना। जो बाह्य संरचना था हम लोगों ने अध्ययन किया। अब हम स्टार्ट करेंगे आंतरिक संरचना। ये क्या होता है आंतरिक संरचना? जैसे कि आप पत्ती को काटेंगे, सेक्शन करेंगे, तो आप माइक्रोस्कोप में पत्ती की जो डिजाइन देखेंगे, जो स्ट्रक्चर देखेंगे, उसी को हम कहते हैं पत्ती की आंतरिक संरचना। चलिए, तो माइक्रोस्कोप में देखने के बाद से जो पत्ती की संरचना होती है, तीन भाग दिखाई देता है हमें। भाग दिखाई देता है, कौन कौन दिखाई देता है? तो पहला आपका दिखाई देता है बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा पहला जो हमारा दिखाई देता है बाह्य त्वचा, जिसको आप एपिडर्मिस कहते हैं, इंग्लिश में आप कहते हैं एपिडर्मिस। दूसरा आपका होता है एस्टोमेटा एंड गार्ड सेल्स। और तीसरा होता है क्लोरोप्लास्ट। पर्णहरिम, एस्टोमेटा और द्वारक सेल के नाम से जानते हैं। चलिए, तो ये एपिडर्मिस क्या है, बाह्य त्वचा क्या है? तो आप देखे होंगे, यदि सेक्शन काटे होंगे तो पत्ती की दो तरफ, एक ऊपरी और एक निचली, दो भाग दिखाई देती है। जो बाहर की ओर होता है उसी को कहते हैं हम बाह्य त्वचा, जिसको इंग्लिश में एपिडर्मिस कहते हैं। और एपिडर्मिस जो भी बाहर कोशिकाएं होती हैं वह मृत कोशिकाएं होती हैं। जैसे कि हमारी ये स्किन की जो ऊपर की सेल्स हैं वह सजीव नहीं है, वह निर्जीव हैं, मृत कोशिका हैं, मर चुकी हैं। जब आप एपिडर्मिस को हटाएंगे तो इसके नीचे जो कोशिकाएं मिलेंगी उस कोशिकाओं को हम सजीव कोशिका के नाम से जानते हैं। तो वैसे ही हमारे पत्ती में भी, लीफ में भी, यदि आप सेक्शन उसको काटते हैं तो बाहर की ओर जो कोशिका मिलती है उस कोशिका को हम कहते हैं एपिडर्मिस। तो पत्ती में दो भाग दिखेगी, एक ऊपर और एक नीचे, यानी कि एपिडर्मिस के दो भाग होते हैं, एक ऊपरी एपिडर्मिस यानी कि अपर एपिडर्मिस, और दूसरा होता है निचली त्वचा यानी कि लोअर एपिडर्मिस। जो एपिडर्मिस के दो भाग होते हैं, एक जो सबसे ऊपर होगी और एक सबसे नीचे होगी। तो ऐसा दोनों निर्जीव हैं, दोनों ही निर्जीव हैं, सजीव नहीं हैं। तो ये कोशिकाएं जो होती हैं मृत कोशिकाएं होती हैं। और इन कोशिका में क्यूटिकल पाया जाता है, पतला सा एक लेयर होता है, वह क्यूटिकल कोशिका। और इसमें जो कोशिकाएं होंगी वह कोशिका
क्लोरोप्लास्ट हो सकती हैं या एब्सेंट भी हो सकती हैं, एस्टोमेटा हो सकता है या एब्सेंट हो सकता है, या होगा भी तो बहुत ना मात्रा में होगा, यानी कि उसकी संख्या बहुत कम होगी, इसीलिए उसको एब्सेंट ही मानते हैं। जो निचली त्वचा होती है इसी कोशिका में आपके, ये भी एक तरह का मृत कोशिका होती हैं और इसी में आपके एस्टोमेटा पाए जाते हैं। और ये मोटी परत होता है, निचली परत, निचली परत ये भी मृत कोशिका, ये भी मृत कोशिका है। इसमें क्लोरोप्लास्ट और एस्टोमेटा हल्का सा प्रेजेंट होते हैं या पूर्णतः एब्सेंट होते हैं। और ये निचली कोशिका जो होती है ये एक मोटी लेयर होती है जो एस्टोमेटा का बना होता है, ये भी ये निर्जीव कोशिका होती है। अगला आता है एस्टोमेटा और गार्ड सेल। इन कोशिकाओं के नीचे जो सेल्स पाए जाते हैं वो एस्टोमेटा होते हैं। एस्टोमेटा का आप डायग्राम जानते हैं, ये मनुष्य के किडनी के जैसा या यूँ कहें सेम के बीज के जैसा होता है, यही एस्टोमेटा है। और इसमें जो ये बीज के जैसा दिखता है इसमें भी और भी कोशिकाएं हैं जो बीच में होंगी, उसको आप कहते हैं केंद्रक, केंद्रक कहते हैं। और इसके किनारे किनारे और भी कोशिका लगी होती हैं जिसको आप हेल्पर सेल कहते हैं, सहायक कोशिका कहते हैं, सहायक कोशिका कहते हैं। और इसी में जो एस्टोमेटा सेल है इसी में क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट भी होता है। गार्ड सेल भी पाए जाते हैं जिसको आप गार्ड सेल के नाम से जानते हैं। और ये आपका जो दिखाई दे रहा है ये एस्टोमेटा होल है, ये आपका एस्टोमेटा का डायग्राम है। ये कंपटीशन जो 9, 10, 11, 12 जो एकेडमिक परीक्षाएं होते हैं उसमें ये पूछे जाते हैं कि आप कैसे बनाएंगे एस्टोमेटा का स्ट्रक्चर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस स्ट्रक्चर को देख के आपको बहुत ही आसान तरीक़े से बनाने का ढंग आ गया होगा। यही आपका एस्टोमेटा और गार्ड सेल है, सहायक सेल कोशिकाएं हैं। और जो तीसरा होता है क्लोरोप्लास्ट, तो ये क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये एक अंडानुमा कोशिका होता है जो दोहरी झिल्ली से मिलकर बना होता है। और इसी में जो होते हैं एस्ट्रोमा होते हैं, लैमिला होते हैं और थैलेक्वाइड होते हैं। इसी में भोजन का निर्माण होता है, इसीलिए इस कोशिका को हम बोलते हैं किचन रूम। कोशिका का किचन रूम बोलते हैं क्योंकि इसमें भोजन बनता है। और इसी के कारण जो पादप कोशिका होता है वह जंतु कोशिका से अलग भी होता है। तो इस तरीक़ा से इसमें खुद का अपना डीएनए होता है। आपसे पूछा जाता है कि कोशिका का कौन ऐसा पार्ट है, कौन सा कोशिका का भाग है या कोशिकांग है, सेल्स ऑर्गन्स है जिसमें खुद अपना डीएनए होता है, तो आप बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा कोशिका का पार्ट है जिसमें खुद अपना एक डीएनए पाया जाता है। और इसको एक और नाम से जानते हैं क्लोरोप्लास्ट को, जिसको हम कोशिका का किचन रूम, रसोई घर कहते हैं। क्यों कहते हैं आप जान गए होंगे, क्योंकि इसी के द्वारा पौधा अपना भोजन बनाता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं किचन रूम। जहाँ भोजन बनता है उसी को तो कहते हैं किचन रूम। तो ये इसमें भोजन बनता है इसीलिए किचन रूम है। और ये बड़े बड़े कंपटीशन में पूछे जाते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपसे पूछा जाएगा तो आप इस क्वेश्चन को ज़रूर आप टिक मार के आएंगे। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में भी आया हो, तो आप
वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर भी करें। धन्यवाद।